Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी CLAT PG की जर्नी में आपके लिए कौन से वो टाइप 5 सोर्सेज होने वाले हैं जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपना CLAT PG का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर LLM एग्जाम्स, तो आपके लिए वो सोर्सेज उस तैयारी में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो देखिए, जब आप CLAT PG की या किसी भी अदर LLM एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच की ज़रूरत है. कभी भी हम एग्जाम की जब बात करते हैं, किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब कंपटीशन की हम बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन में हमेशा एक अप्रोच ज़रूरी होता है. आप कभी भी ब्लाइंडली कोई भी पाथ फॉलो नहीं कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एंड वो स्ट्रैटेजी भी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, राइट. वो स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि टाइम कंज्यूमिंग हो, जो आपके लिए ऐसा ना हो कि हेल्पफुल ना हो और आप बस करते जा रहे हैं. ये कहीं से भी नहीं होना चाहिए. तो स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप तैयारी करने जा रहे हैं CLAT PG की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम का पैटर्न क्या है. आपको पता होना चाहिए PYQs के बारे में जो आपने ऑलरेडी एनालाइज कर रखा हो. जब एनालाइज आप करोगे तो आप ये समझ पाओगे कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम का, और पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, इतने सालों से क्या पैटर्न चलता आ रहा है. साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट कर पाएंगे. ये सब स्ट्रैटेजी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ आती है वो होती है हमारे सोर्सेज. सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उनको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट शुड बी अ वाइज डिसीजन. वो किसी के बताने से, वो किसी के सुनने भर से हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता है. आपको अपने सोर्सेज खुद चूज करने होते हैं. कभी सोर्सेज इतने लिमिटेड भी नहीं रखने चाहिए कि हमारी तैयारी पूरी ना हो पाए, और कभी कभी सोर्सेज इतने ज़्यादा भी नहीं रखने चाहिए कि हमारी तैयारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं हो पाई. क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने में लगते हैं. सेकेंड थिंग है कि जो राइट सोर्सेज होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं और लीगल कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में हेल्प करते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, लिमिटेड सोर्सेज या द सोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन. दिस शुड बी योर टास्क. अगर आप ये टास्क लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. क्योंकि जब हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम नए डायमेंशंस को ओपन करते हैं अपने लिए. हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हद तक इंक्रीज करती है हर बार. एंड उस पॉइंट पे हमसे कोई गलती ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो चलिए, एक इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं किन तरह के सोर्सेज होंगे. तो आज के सेशन में अगर मैं फर्स्ट सोर्स की बात करूं तो दैट इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट. कई बार क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं क्या इतना इनफ है मैम कि हमें टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना चाहिए. देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप कंपटीशन में पूरी पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ें. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप टेक्स्ट बुक को हाथ ना लगाएं. एक बैलेंस अप्रोच आपको लेके चलना पड़ेगा जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. बैलेंस अप्रोच में ये रहता है कि जब भी अगर आप कोई क्लास ज्वाइन कर रखे हैं या आप अपने कॉलेज में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा आपने, तो डेफिनेटली आपके टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उस टॉपिक के बारे में बताई होंगी. उन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा होगा, उन्होंने जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करा होगा. आपका रोल क्या होता है कि कभी भी क्लास देखिए, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो उस क्लास में आपको 100% तो कोई नहीं पढ़ा सकता, ये बात आप भी जानते हो. तो उस 100% में जो भी कमी है, अगर 70% क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो 30% को आपको खुद से पूरा करना पड़ेगा. अब वो डेली बेसिस का काम होता है. आपने आज पढ़ा तो आज ही आप टेक्स्ट बुक में जाइए, उस टॉपिक को खोलिए और उस टॉपिक में आज के जो सेशन में आपके टीचर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप पढ़ते जाइए. उसमें आप मार्क कर लीजिए. आपको एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर हाईलाइटेड देख पा रहे हो, आप अगर बोल्ड में देख पा रहे हो कि ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो हमने क्लास में पढ़ी थी, तो आप टू द पॉइंट आप जाइए, उस पर पढ़िए, जंप कर जाइए उस कॉन्सेप्ट पे, और आप इधर उधर का ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. ठीक इस तरीके से पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है टेक्स्ट बुक को अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं.
तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा आपका लीगल सब्जेक्ट का। किसी भी सब्जेक्ट को जब टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब एक टीचर किसी कॉन्सेप्ट को बताता है तो वो जितना ब्रीफ बता सकता है, जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है, वो करता है। लेकिन उसी में और भी कई डायमेंशन जुड़े होते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक से आपकी जो क्लैरिटी है टॉपिक की, वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। और डेफिनेटली आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे आप टेक्स्ट बुक से अगर पढ़ रहे हो एक बार क्लास के सेशन के बाद। क्यों? क्योंकि एक इन-डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमें किताबों में मिलता है और एक अथॉरिटेटिव कंटेंट होता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है टीचर भगवान है, टीचर से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं पढ़ाते टाइम, तो एक बार क्रॉस चेक हो जाता है। क्रॉस चेक हमेशा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि वही बात है, टीचर भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है। तो किसी पॉइंट पर अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो जब आप पढ़ोगे तभी आप उस मिस्टेक को सुधार पाओगे। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप टीचर की गलती निकाल रहे हो, बल्कि आप अपनी गलती जो आपने उस क्लास में पढ़ा, आपसे कोई गलती हो गई, टीचर से गलती हो गई, तो वो गलती सुधारी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे कैसी होंगी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय वी एन शुक्ला आप ले सकते हैं। आप जे एन पांडे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बुक है। ठीक है, आप पी एम बख्शी पढ़ सकते हैं, आप डी डी बसु भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कंसाइज वाली मैं बोलूँगी, डेफिनेटली वॉल्यूम्स की हम बात नहीं करेंगे। और एम पी जैन इज़ द बेस्ट बुक, लेकिन वही बात है, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट मुझे लगती है, बट वही बात है कि बहुत डिटेल्ड है, तो वो आप इतने कम समय में पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप वो चूज़ करिए। जैसे वी एन शुक्ला और जे एन पांडे जो है वो बहुत ही कंसाइज बुक है, आपके लिए चूज द टॉपिक बात करती है। और भी कंसाइज पे आओ तो डी डी बसु की एक शॉर्ट कमेंट्री आती है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट में कंटेंट आपके पास अवेलेबल है और तब आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, तो आप डी डी बसु देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर हम बात करें तो आई पी मसी की बुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। जूरिस्प्रूडेंस में लीगल थ्योरी बाय डब्ल्यू फ्रेडमैन, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, परांजपे की आती है। बट अगेन वही चीज़ है, सबका अपना खुद का है लेवल यहाँ पे। सब आपके लिए हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, जब आप बुक देखने जाते हो, बुक लेने जाते हो, तो अच्छे से पहले उसकी लैंग्वेज को टेस्ट करो एंड देखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है तो आप ज़बरदस्ती मोटी बुक ना लेके आएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऐसी बुक लेके आएँ जो बहुत ही कंसाइज कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना इज़ नॉट ओनली टास्क, टेक्स्ट बुक का एक अच्छा चयन करना, चॉइस जो होती है टेक्स्ट बुक की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी क्लैट पीजी के जर्नी में रिसोर्स, दैट इज केस लॉ का कंपाइलेशन। अब केस लॉज तो डेली आते हैं, केस लॉज बहुत सारे आते हैं, केस लॉज का जो रियल जजमेंट होता है उसको कैसे पढ़ पाएंगे, कंपाइलेशन चाहिए होता है। उस कंपाइलेशन के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए अगेन। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि क्लैट पीजी के जर्नी में आपके लिए लैंडमार्क जजमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पुराने वाले हो गए चाहे रिसेंट वाले हो गए। कॉन्सेप्ट जो आपने अब एक टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, सीधी सी बात है, उस टेक्स्ट बुक में आपको केस लॉज भी मिलेंगे, लेकिन क्लैट पीजी में थोड़ा सा डिटेल में आपको उस केस लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। बुक में हमें हार्डली 5 to 10 लाइन्स में दिया होता है कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, लेकिन आपको थोड़ी सी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। तो उस केस कंपाइलेशन की अगर हम बात करें तो वो आपको क्लैरिटी देगा और एप्लीकेशन आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब केस कंपाइलेशन में क्या होता है, तो सीधी सी बात है, समरी होती है केस की और जो की डिसीजंस हैं एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का एनालिसिस होता है। जब मैं भी आपको यूट्यूब पे जब केस लॉज करवाती हूँ तो आपने देखा होगा कि कहाँ से शुरू हुआ, फिर कहाँ अपील गई, फिर उसके बाद अपील जब आई है तो मैं हमेशा की एनालिसिस और डिसीजन जरूर बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि भाई किस बेसिस पे ये जजमेंट आ रहा है। अब ये कंपाइलेशन हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आपके लिए एससीसी ऑनलाइन एक सजेस्टिव कंपाइलेशन है जहाँ पे आपको इंडियन केस लॉज का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस दिखेगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप मनु पात्रा देख सकते हैं, अगेन जो एक लीडिंग लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म है एक्सटेंसिव केस लॉ रिसोर्सेज के साथ। एंड आपको और भी मैं नाम बता देती हूँ, जैसे आप लाइव लॉ देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको केस लॉ का कंपाइलेशन मिलेगा। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड बार एंड बेंच, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। कमिंग टू द थर्ड रिसोर्स अगर बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज एंड लेक्चर्स। अब कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज करते रहते हैं, साथ साथ अपने अकेडमिक्स के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज पे भी ध्यान देते हैं, इधर उधर के ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जैसे। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। ठीक,
वो रिसेंट डेवलपमेंट भी कवर करेगा, लीगल इश्यूज भी आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे साथ ही साथ ये भी चीज़ चेक कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपनी तैयारी जो है कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, क्लैट पीजी के लिए, फॉर एग्जांपल क्लैट पीजी के लिए आपने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है, फाइन, आपने अपना कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है इसके लिए, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। किस लिए? लेक्चर्स को समझने के लिए। वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे आप डिस्कशन कर पाते हो, लेक्चर्स में आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स बताए जाते हैं, आपको लीगल इश्यूज बताए जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिलता है। अब जैसे मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ वहाँ पे, तो कोर्सेरा है, ठीक है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे कोर्सेज करवाता है। एडेक्स हो गया, जो आपकी वेरियस लीगल टॉपिक्स पे कोर्सेज करा रहा है, रेनाउंड यूनिवर्सिटी से आपका अफिलिएशन मिलता है ना, सर्टिफिकेट से इस यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन मिलता है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो गया। बट यहाँ पर आपके वो प्लेटफॉर्म भी हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप अनअकैडमी पर हैं हमारे साथ, आपने कोई हमारा बैच एनरोल कर रखा है, तो अब हमारे यहाँ जो हम एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, यू आर गेटिंग द इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पता चल रहा है, आपको लीगल इश्यूज के बारे में पता चल रहा है, और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज और लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि आप सिर्फ ऑनलाइन की बात करें, यहाँ पे हम ऑफलाइन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो, तो ऑफलाइन भी हो गया। आप कभी भी किसी भी उसमें जाते हैं अगर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोचिंग को अगर ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन में, तो वहाँ पे भी ये वही काम कर रहा है जैसे हम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो सोर्स आता है वो है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे हेल्पफुल हैं? तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर मैं हमेशा कहती हूँ आपको तैयारी से पहले इसको एनालाइज करना होता है, क्योंकि यही आपको सही रास्ता दिखाता है। और मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपकी परफॉर्मेंस को बताते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है एग्जाम पैटर्न से आपको अवगत कराता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता है, और जो मॉक टेस्ट हम देते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं कि हम कितनी देर में कितना कर पा रहे हैं। ये दोनों हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे स्ट्रेंथ और एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। वेयर टू फाइंड, कैसे हम फाइंड करेंगे, कहाँ हमें पता चलेगा, कहाँ मिल सकता है ये, तो बार एंड बेंच पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं और डिटेल एनालिसिस भी होता है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। एंड क्लैट पोस्ट मतलब कि आप क्लैट की वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पास्ट ईयर पेपर्स का कलेक्शन मिल जाएगा। आपने एनएलयू के नोटिफिकेशन के साथ भी देखा होगा कि यू हैव टू पे 500 रुपीज़ एंड आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर सोर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आता है लीगल जर्नल्स एंड ब्लॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ आपका है वो है लीगल जर्नल्स एंड ब्लॉग्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपको रीडिंग पे कमांड करना है, रीडिंग पे आपका कमांड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लेंदी पैसेजेस आते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, लेंदी पैसेजेस हो, शॉर्ट पैसेजेस हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको इस पैसेज का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको वाकई में इसके बारे में नहीं पता है। तो पढ़ोगे तभी पता चलेगा, कोई वहाँ पे बैठ के गाइड तो कर नहीं रहा है कि हाँ इसका आंसर है कि नहीं है। तो जब पढ़ना है तो मान लीजिए नंबर ऑफ पैसेजेस बहुत ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है नंबर ऑफ पैसेजेस तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पैसेज लेंदी है तो भी आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो देयरफॉर एडवाइस मैं करूँगी कि आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़िए। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को तो ज़रूर पढ़ो, मैं उसकी बात तो प्राइमरली कर रही हूँ, वो भी लीगल आर्टिकल्स, स्पेसिफिकली लीगल लॉ के आर्टिकल्स आप पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको लीगल लैंग्वेज समझ में आती है, लीगल लैंग्वेज डेवलप होती है आपके दिमाग में, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। ऑन दी अदर हैंड लीगल जर्नल्स होते हैं, हमारे ब्लॉग्स होते हैं। क्यों यूजफुल है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो जर्नल्स और ब्लॉग्स हैं, आपको रिसेंट लीगल डेवलपमेंट से अपडेट करते हैं, ठीक है। और जो स्कॉलर्स वगैरह डिबेट्स करते हैं उससे आपको हर एक इशू के बारे में, हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव आप देख पाते हो और क्रिटिकल एनालिसिस भी देख पाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आपका एग्जाम हो रहा है, तो दे आर जस्ट चेकिंग योर इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द लॉ। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब आप देखोगे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आप देखोगे, तो आप बेहतर समझ पाओगे उस चीज़ को। इसके लिए जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं? तो
इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप देख सकते हो, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे फोकस करता है। आपको तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन क्लैट पीजी की जर्नी। क्लैट पीजी के एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेजर है। इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप देख सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से डील कर रहा है। और लॉक्टोपस एंड लाइव लॉ आप देख सकते हैं, जो कि आर्टिकल्स ऑफर करता है, केस समरीज आपको देता है और लीगल व्यूज देता है। ठीक है, लाइव लॉ से आपको केस समरीज मिल जाएंगी और ब्लॉक्टोपस पे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और लीगल न्यूज आपको लाइव लॉ से मिल जाएंगे। तो ये कुछ मेन 5 सोर्सेज हैं। अगर आप इतना भी कर ले रहे हैं ना, तो ट्रस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ट्रस्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी क्लैट पीजी जर्नी है, आपको सिर्फ ये 5 सोर्सेज फॉलो करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूँ, तो कंक्लूजन ये है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये 5 सोर्सेज जो हैं वो आपको अपने बांध के चलने हैं। 5 सोर्सेज आपको अपने साथ लेके चलने हैं। आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, आपको केस लॉज भी साइमल्टेनियसली पढ़ना है, आपको कोर्सेज अपने रेगुलर बेसिस पे अटेंड करने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, आपको जर्नल्स पढ़ते रहना है। एंड रीसेंट डेवलपमेंट, कंसिस्टेंट स्टडी आपकी की है। आपको अपडेट होना है रीसेंट डेवलपमेंट के साथ, तभी आपका भला हो पाएगा। दिस इज द की, समझ लो ध्यान से। फाइनल टिप क्या मैं कहना चाहूँगी, फाइनल टिप यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट करो, उसके हिसाब से अपना प्लान स्ट्रेटेजाइज करो एंड देन डोंट डू रोट लर्निंग। कहोगे सेक्शंस आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं, केस लॉज याद करने पड़ते हैं, नहीं, रोट लर्निंग मत करो। अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी दो, अगेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। रिवीजन मल्टीपल टाइम जब करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये हो गया आपके लिए यूजफुल सेशन टॉप 5 सोर्सेज को लेके। अगर इतना भी कर लिया ना, बिलीव मी आपने बहुत कर लिया। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, ज़्यादा किसी की बातें नहीं सुननी है, सिर्फ इन 5 रिसोर्सेज तक हमें सीमित रहना है। और ये 5 भी मैं अगेन कह रही हूँ, इतना भी बहुत है। अगर इतना आप कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को 100% देंगे। साथ ही साथ क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, रनिंग बैच है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। 150 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस हम करवाते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSIN10 टू अवेल द डिस्काउंट। दूसरा बैच हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एलिवेट 2.0 है। इसमें 220 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस है। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हम फॉलो करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 2249 में आपको 25 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इस कोड को यूज करके आप एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस करना चाहते हो, QR कोड को स्कैन करके 12:30 बजे MWF अटेंड कर सकते हो। और कभी कभी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, जो कि पता चल जाती है आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस की। साथ ही साथ यूट्यूब पे जो मैं रिसेंट जजमेंट पढ़ाती हूँ उसकी फ्री में PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। आपकी क्लैट पीजी जर्नी में ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय।